गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है आपका A1 अकेडमी में। कमेंट करके जल्दी से बता दें कि आप कैसे हैं, ठीक है? क्योंकि आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तब तो हम आपको पढ़ा पाएंगे, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है प्यारे बच्चों। चलो रेडी हो जाते हैं। यानी पिछले क्लास में हम सभी इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 चैप्टर 1 से रिलेटेड पार्ट 1 पढ़े थे, जिसमें 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। और आज हम लोग की बारी है उसके आगे, यानी पार्ट 2 की बारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 इसी के साथ। तो पार्ट 2 देख सकते हैं प्यारे बच्चों, पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है, यदि नगद आरक्षित अनुपात 10% है तो साख गुणांक का मान कितने ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इफ कैश रिजर्व रेशियो इज 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्या होता है? जब साख गुणांक 1/CRR होता है, ठीक है? जब भी आपसे साख गुणांक पूछे क्वेश्चन तो 1/CRR कीजिएगा, ठीक है? ये 1/CRR का मतलब होता है, सी का मतलब क्या होता है? कैश, आर का मतलब रिजर्व और आर का मतलब रेशियो। 1/1.10, ठीक है? तो वो देखिए क्या आ जाएगा आंसर बच्चों, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब कैसे आ जाएगा? ये आपका नगद आर्थिक 10% बोला गया है, ठीक है? तो 10% को जब हम निकाले तो इसका साख गुणांक कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 10 आ जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है? वो कैसे आएगा? तो 1/CRR करके, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देख सकते हैं प्यारे बच्चों, केंद्रीय बैंक की आवश्यकता क्यों होती है? 4 कारण दीजिए। केंद्रीय बैंक की आवश्यकता क्यों होती है? सेंट्रल बैंक क्यों होना चाहिए? ठीक है, 4 कारण पूछा है। 4 कारण ये है प्यारे बच्चों, देखिए कितनी अच्छी सी लाइन लिखी हुई है। मुद्रा और ऋण का नियंत्रण करने के लिए, यानी कंट्रोल ऑफ मनी एंड क्रेडिट करने के लिए। दूसरा, वाणिज्य बैंकों का विनियम बनाए रखें, यानी रेगुलेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तीसरा, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना चाहिए, यानी मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना चाहिए। चौथा, सरकार का बैंक और सलाहकार होता है, जैसे एक्ट एज बैंकर एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। अगर ये चारों पॉइंट होता है तब जाकर के एक स्टेट में सेंट्रल बैंक की जरूरत पड़ती है राज्य को, ठीक है? याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, साख नियंत्रण में केंद्रित बैंक की भूमिका क्या है? एक्सप्लेन द रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक इन क्रेडिट कंट्रोल। क्या हो जाएगा बच्चों? केंद्रीय बैंक CRR SLR बैंक दर और खुले बाजार क्रियाओं द्वारा ऋण की मात्रा नियंत्रित करता है। इससे मुद्रा स्फीति और मंदी को नियंत्रित किया जाता है। याद रखेंगे बच्चों, ठीक है? CRR का फुल फॉर्म तो बच्चों कैश रिजर्व रेशियो होता है। अब कमेंट में जाकर जल्दी बता दो कि SLR का पूरा नाम क्या है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। सरकार का बैंकर, एजेंट और सलाहकार के रूप में केंद्रीय बैंक है। एक्सप्लेन द सेंट्रल बैंक एज बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट। कौन होता है भाई? तो बैंकर का क्या काम होता है? सरकारी खातों का संचालन करना। एजेंट का क्या काम है? सरकारी प्रतिभूतियों का क्या लिखा है? निर्गमन करना। सलाहकार का क्या काम होता है? आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों पर सलाह देना, ठीक है? ये होता है बैंकर का काम, एजेंट का काम, सलाहकार का। तो आप देख सकते हैं बैंकर का काम होता है मैनेज गवर्नमेंट अकाउंट्स को, एजेंट का काम होता है इशू एंड मैनेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, एंड एडवाइजर का काम होता है एडवाइज ऑन फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज को। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20। बैंकों के बैंक के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य क्या होते हैं? फंक्शन द ऑफ द सेंट्रल बैंक एज द बैंक ऑफ बैंक्स। यानी काफी सारे बैंक्स के मुकाबले सेंट्रल बैंक का क्या काम होता है, ये क्वेश्चन पूछा ही है। अब देख सकते हैं बच्चों कि सेंट्रल बैंक का काम वाणिज्य बैंकों के लिए रिजर्व रखना, ठीक है, और रेडिस्काउंटिंग सुविधा देना। तीसरा, अंतिम ऋणदाता होना। और चौथा, क्लियरिंग और सेटलमेंट सेवा देना, ठीक है? ये किसका काम होता है? सेंट्रल बैंक का काम होता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। नोट निर्गमन का कार्य कौन करता है? या नोट व्हाट इज द रोल इश्यूएंस फंक्शन। इश्यूएंस फंक्शन क्या होता है किसके? नोट का। तो देख सकते हैं केंद्रीय बैंक देश में नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार रखता है, जिसमें मुद्रा की मात्रा और गुणवत्ता नियंत्रित रहता है। यानी कि द सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी इज इशू करेंसी। नोट को इशू करता है
इंश्योरिंग कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई एंड इक्विटी। ये किसका काम होता है बच्चों? सेंट्रल बैंक का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण। हाउ डज द सेंट्रल बैंक कंट्रोल फॉरेन एक्सचेंज? विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन विनिमय दर, स्थिरीकरण और विदेशी मुद्रा लेन देन का नियंत्रण करता है। देखिए बाबू, जो हमारे भारत में जो सेंट्रल बैंक है ना, बहुत काम करता है, ठीक है। इट्स मैनेज, जो मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, स्टेबलाइजेस को, एक्सचेंजेस को, रेट्स को, मतलब एक्सचेंज रेट्स एंड रेगुलेट्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि साख नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है बच्चों? देख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या होता है? मूल्य को स्थिरता देना, यानी प्राइस स्टेबिलिटी रखता है, आर्थिक स्थिरता करता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रखता है, स्थिर की उपलब्धता को समुचित वितरण करता है, यानी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट करता है, एंड लास्ट 4 नंबर मंदी बोले या फिर मुद्रास्फीति बोले का नियंत्रण करता है, कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई को स्पष्ट कीजिए, यानी एक्सप्लेन करना है कि सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है। तो इससे पहले बच्चों बता दूं, सीपीआई का पूरा नाम होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड डब्ल्यूपीआई का पूरा नाम होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो सीपीआई का पूरा नाम उपभोक्ता द्वारा उपयोग किए जाने वाली वस्तुओं को दामों परिवर्तन को मापना, डब्ल्यूपीआई का थोक बाजार में वस्तुओं के दामों में परिवर्तन को मापता है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 25, कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार क्या है? टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन काउच। देखिए बच्चों क्या है, 1 नंबर मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है, 2 लागत प्रेरित मुद्रास्फीति है, एंड 3 मौद्रिक मुद्रास्फीति है, यानी डिमांड फुल इन्फ्लेशन होता है, कॉस्ट फुल पुश इन्फ्लेशन होता है, एंड मॉनेटरी इन्फ्लेशन होता है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 26, तीव्रता के आधार पर मुद्रास्फीति सारणी सहित बताना है, यानी लेवल ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन इंटेंसिटी के आधार पर, ये स्तर पे, प्रतिशत पे और विवरण पे। तो देखिए बच्चों कितने अच्छे से समझाया गया। अगर ये स्तर माध्यम रहेगा ना तो उसका प्रतिशत 3 से 5 रहेगा और वो वृद्धि धीमी रहेगी। अगर दौड़ती हुई रहेगी तो 5 से 10 तेज वृद्धि होगा, गैलोम्पिक होगा तो 10 से 20 बहुत तेज होगा, और जब हाइपर हो जाएगा तो अत्यधिक, जिसे अनियंत्रित कहते हैं, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं? और इंग्लिश में भी सेम आपका पर्पज दिया हुआ है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों, हाइपर मुद्रास्फीति क्या है? व्हाट इज द हाइपर इन्फ्लेशन? बहुत तेज और अनियंत्रित मूल्य वृद्धि के हाइपर मुद्रास्फीति कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, व्हाट इज द हाइपर इन्फ्लेशन? तो हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? बहुत तेज या अनियंत्रित मूल्य वृद्धि को हाइपर मुद्रास्फीति कहते हैं। उदाहरण में जर्मनी 1923 ईस्वी में, वेनेजुएला 2016 से 18 ईस्वी में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28, खुली और दबी हुई मुद्रास्फीति में अंतर क्या है? खुली और दबी हुई मुद्रास्फीति में अंतर क्या है? तो खुली जो होती है ना, कीमतें खुलकर बढ़ती है, और दबी हुई सरकार कीमतें नियंत्रित करती है। बाजार स्वतंत्र होता है खुली में, और दबी हुई में नियंत्रण और राशनिंग लागू होता है। खुली में महंगाई स्पष्ट होता है, लेकिन जो दबी हुई बाजारें होती है ना, महंगाई हमेशा छिपी हुई रहती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29, सामान्य और जी एक्ले की परिभाषा में अंतर बताना है। सामान्य और जी एक्ले, देखिए सामान्य परिभाषा बोलने का मतलब लगातार मूल्य में वृद्धि होना, और एक्ले का बोलने का मतलब कीमतें बढ़ते रहे और यह वृद्धि स्वयं वर्धित होती रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 30, मांग प्रेरित बनाम लागत प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होता है? बोलने का मतलब डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? आप देख सकते हो बच्चों कि डिमांड पुल ये है और कॉस्ट पुश इधर दिया हुआ है। तो जो डिमांड पुल होता है, पुल मांग बढ़ती है और कॉस्ट पुश में उत्पादन लागत बढ़ता है। डिमांड पुल में देख सकते हैं बच्चों उत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन कॉस्ट पुश में उत्पादन घट भी सकता है। डिमांड पुल में उपभोक्ता खर्च कारण मजदूरी है, और कॉस्ट पुश में कच्चा माल का कारण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 31, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के 2 कारण क्या है?
दो कॉजेज बताना है डिमांडफुल इन्फ्लेशन का। तो उपभोक्ता खर्च में वृद्धि करता है, दूसरा सरकार व्यय में वृद्धि करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, मुद्रास्फीति जनित मंदी क्या होता है? यानी स्टैगफ्लेशन, व्हाट इज अ स्टैगफ्लेशन? जब कीमतें बढ़े और उत्पादन रोजगार घटे, इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। यानी जब कीमतें बढ़ जाती हैं और ना रोजगार रहता है, ना नौकरी रहती है, ना चाकरी रहती है, और ना ही किसी चीज का उत्पादन रहता है। जब हमारा उत्पादन, रोजगार, बिजनेस जब घटने लगता है ना, और जब सामान का दाम बढ़ने लगता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। याद रखना। क्वेश्चन नंबर बच्चों 33, मौद्रिक कारणों से मुद्रास्फीति कैसे होती है? बता दो तो बच्चों को मजा आता है कि नहीं आता है? क्या हम लोग सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं? नहीं, जानना है, समझना है, सीखना है। ठीक है, इतना शॉर्ट आंसर दिया जाता है कि आप समझ सको। क्वेश्चन है मौद्रिक कारणों से मुद्रास्फीति कैसे होती है? तो कैसे होती है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होकर के, कम ब्याज दे करके या कम ब्याज दर पर। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 34, मुद्रास्फीति की सार्वजनिक वित्त पर प्रभाव कैसे पड़ता है? इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन पब्लिक फाइनेंस क्या होता है बच्चों? देख सकते हैं सरकारी व्यय पर बढ़ता है, और दूसरा राजस्व प्रभावित करता है, और तीसरा बजट घाटा बढ़ता है, चौथा योजनाओं की लागत बढ़ती जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, CRR क्या होता है? व्हाट इज CRR? तो अभी हम लोग इसका फुल फॉर्म पढ़े थे। CRR का फुल फॉर्म क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है। देख सकते हैं बच्चों कितना बढ़िया सा आंसर दिया हो कि बैंक की जमा राशि का वो भाग जिसे RBI के पास रखना अनिवार्य है, कुल देयता 50,000 है, तो CRR कितना मिलेगा? 0.05 मिलेगा। ठीक है। यानी जो CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है, ये बैंक में जो जमा राशि का वो भाग होता है जिसमें RBI के पास रखना अनिवार्य यानी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, रिजर्व में इतना रहेगा, फिर इसको इतना मिलेगा। CRR बढ़ने से मुद्रा आपूर्ति घटती है। ठीक है, याद रखेगा। एंड प्यारे बच्चों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन 36 नंबर, मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति क्या है? व्हाट इज द इन्फ्लेशन? मांग की वृद्धि और लागत प्रेरित में अंतर क्या है? ठीक है, तो ध्यान देंगे बच्चों। तो सबसे पहले जान लीजिए मुद्रास्फीति क्या है। कीमतों का नियंत्रित बढ़ना। किसी चीज का दाम जो होता है ना, कीमत लगातार बढ़ता जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसे क्या कहते हैं? उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। डिमांड पुल और कॉस्ट पुश में अंतर क्या है? डिमांड पुल ये होता है बच्चों, कुछ मांग बढ़ती है, और कॉस्ट पुश में लागत बढ़ जाता है। डिमांड पुल में उत्पादन बढ़ सकता है और कॉस्ट पुश में उत्पादन घट सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों। और कमेंट में जाकर बता दें मजा आता है कि नहीं पढ़ने में, और आता है तो क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक आने वाला है और बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में। तो चलिए आज के क्लास के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं हम सभी अगली क्लास में नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। और अभी के लिए जय हिंद।